सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्टी कोर बॉक्स यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और अगर आप लोग अभी नए नए 11th में आए हैं और वीडियो के लेक्चर्स चाहिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ मैं आप सभी के लिए इस टाइप के लेक्चर्स लाता रहूँगा और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को पढ़ाऊँगा ताकि आपको ये दोबारा पढ़ने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर 1 की। इसके बाद हम लोग धीरे-धीरे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो कंप्यूटर सिस्टम आखिर क्या होता है? कंप्यूटर हम लोगों ने बहुत ही पहले ये वर्ड सुना सा लगता है। इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने बहुत ही पिछली क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज़ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली या पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। ठीक है, तो ये कुछ टाइम इसमें जो वर्ड्स हैं, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे ट्रेनिंग की जगह हम ट्रेडिंग लगा देते हैं, रिसर्च की जगह हम कुछ और लगा देते हैं। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी बदल भी सकती है। तो आप एक ही फुल फॉर्म को याद रखिए। फुल फॉर्म बेसिकली याद होना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स पे तो वैसे भी नहीं पूछते हैं। तो याद ना रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूर याद रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और आज इस चैप्टर को किल कर देते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे ताकि आप लोग को सुकून मिले और आप लोग अच्छे से अपना बाकी का काम कर पाओ। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ा देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आप लोग को ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी वे में ना पढ़ना पड़े। तो कंप्यूटर एक बहुत ही बढ़िया मशीन होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस करते हैं और साथ ही में कंप्यूटर क्या करता है, हमें डेटा रिजल्ट यानी कि रिजल्ट जनरेट करके देता है। आखिरी कंप्यूटर इन सब चीज़ों को किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं उस कंप्यूटर को ये सब चीज़ें परफॉर्म करने में, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं या ये कह लो कौन कौन से औजार लगते हैं उस कंप्यूटर को बनाने में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सीपीयू के मेन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। तो एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एक बहुत ही लॉजिकल सा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस को बहुत ही फास्ट तरीके से करते हैं और अपने लिए अपने डिज़ायर्ड आउटपुट जो होता है वो गेन कर पाते हैं। आप सभी के हाथों में जो स्मार्टफोन है या आप सभी के पास जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो सारे के सारे एक कंप्यूटर है। इवन आपके हाथ में जो घड़ी है वो भी एक तरीके की कंप्यूटराइज्ड वॉच ही है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइजेस आ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कोई भी अगर आपके पास डिवाइस है, उस सभी डिवाइसेस में कंप्यूटर यूज़ होता है और वो सभी डिवाइसेस में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप इस तरीके से समझिए, आपका दिमाग जो भी चीज़ कंप्यूटर इनपुट में लेता है और उसको आउटपुट यानी कि उसको कोई भी रिजल्ट देने से पहले वो उसे प्रोसेस करता है, उस डेटा को समझता है कि आखिर आपने उसे क्या कहा। जैसे अगर मान लेते हैं, हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, रमेश और सुरेश। तो रमेश ने अगर सुरेश से कुछ भी कहा, मान लेते हैं रमेश ने कहा कि मुझे तुम्हारी बुक चाहिए, तो सुरेश क्या करेगा, सबसे पहले उसके इस इनपुट को, उसकी इस आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करेगा कि हाँ मतलब रमेश को चाहिए, सीधी बात है। और फिर वही कहेगा क्या चाहिए, तो उसके दिमाग में आएगा कि इसको एक बुक चाहिए। तो बुक वो सुरेश जो होगा वो बुक किसको दे देगा, रमेश को दे देगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है वो भी यही काम करता है, वो इनपुट में लेता है चीज़ों को, रिकॉग्नाइज करता है कि आखिर जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो क्या मांग रहा है, क्या डिज़ायर कर रहा है। ऐसा है नहीं कि हम ए दबाएं तो 1 प्रिंट हो, तो ऐसा नहीं चाहिए ना हमको जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऐसी चीज़ होती है, जिसे हम लोग दिमाग भी कह सकते हैं कंप्यूटर का, और वो सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी मतलब सही सी बात है, सभी को पता है, स्टोर करने के लिए होती है। डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। मेमोरी को अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज में समझे तो यादें, यानी कि हम तो यादों को स्टोर कर सकते हैं, तो उसे हम मेमोरी बोलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के लिए क्या क्या होती हैं? तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और इन्हें इनपुट और आउटपुट कहते क्यों हैं ये भी हम लोग जानेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या होता है। और फिर इसके बाद ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। अगर आप लोगों से पूछा जाए
कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग को यहाँ पर नोट करके लिखना है। अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी तो आप लोग ये सारी चीज़ें मार्क कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही है तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपसे पूछा जाता है कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये हिस्सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। All these components function together as a single unit to deliver their desired output. This is the definition of कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन है, तो इसे आप लोग को याद रखना है और बहुत ही अच्छी और सिंपल डेफिनेशन है। तो अगर आप लोग याद ही रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है हमारा वो कई तरीके के फॉर्म्स में आता है और साइज़ में आता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इट कैन वेरी अ हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप। एक हाई एंड सर्वर से एक पर्सनल डेस्कटॉप में कंप्यूटर सिस्टम होता है, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन। तो ये इस टाइप के साइजेस में कंप्यूटर जो होता है वो आता है। अब यहाँ पर आप लोग को जो डायग्राम दिया हुआ है दैट इज़ द बेसिक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेटर। इन पूरी चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोग उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ बनी हुई है यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे डेटा जो होता है वो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में जाता है या आता है कंट्रोल यूनिट से, और फिर अरिथमेटिक। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते क्या है, तो बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि इनपुट डिवाइस से डाटा जाता है हमारा सीपीयू में। किसमें जाता है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो भी डेटा हमारा आया है वो इन दोनों के अंदर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल यूनिट के अंदर अगर डेटा जाता है तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करती है? बेसिकली बात तो सही है कि कंट्रोल यूनिट के अंदर डेटा जाएगा कि इसके अंदर जाएगा कि इसके अंदर जाएगा कि इसके अंदर जाएगा, तो किसके अंदर डेटा जाएगा? तो डेटा जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात करी, तो इनपुट डिवाइस डेटा को इस तीनों पार्ट में भेजेगा, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब जैसे कि डेटा हमारा जाता है, कुछ पार्ट हमारा डेटा का स्टोर हो जाता है कुछ समय के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने कीबोर्ड में ए दबाया तो वो बहुत ही मिली सेकेंड के लिए रैम में स्टोर हो जाएगा। क्यों स्टोर होगा? क्योंकि हमें उस डेटा का यूटिलाइजेशन करना है, हमें इस्तेमाल करना है वो डेटा। फिर वो डेटा हमारे सीपीयू के मेन पार्ट में जाएगा, जिसे हम बोलते हैं द प्रोसेसिंग पार्ट। ये प्रोसेसिंग पार्ट क्या करता है? डेटा को रिकॉग्नाइज करता है कि डेटा किस टाइप का है। अगर मैं बात करूं इनपुट डिवाइस की, तो मोस्टली जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म का जो डेटा होता है वो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और उस डेटा को समझता है, और उसके अकॉर्डिंग जो डेटा हमें मिलता है वो आउटपुट डिवाइस में हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आप सभी जानते हैं, पीडी यानी कि पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, जो कि आज के ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं चलती हैं, पहले ज़माने में चला करती थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आप लोग को एक बेसिक पार्ट बता दिया कि कोई भी डेटा जो कि इनपुट डिवाइस से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है, तो वो क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है एंड वो डेटा को चेक करता है कि वो डेटा किस टाइप का है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें तो ये बेसिकली डेटा को चेक करता है कि डेटा में कैलकुलेशन जो पार्ट होता है वो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर करते हैं। अरिथमेटिक का मतलब ही होता है कैलकुलेशन। तो ये चीज़ आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। देखिए हम लोग अभी इसी की बात कर रहे थे और ये हमारे पास आ गया, और लंबी उम्र है इसकी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है कंप्यूटर का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही साफ साफ, मैं आप लोग को पढ़ के ही बता रहा हूँ
कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है। और ये क्या करता है, डैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। ये एक्चुअल प्रोसेसिंग यानी कि जो पूरे के पूरे कंप्यूटर का जो दिमाग है, वो सारा का सारा दिमाग जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यही कहना चाह रहे हैं। एंड यूजली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो। इसे हम लोग नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आपके स्मार्टफोन में कहीं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, या किसी और के स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो प्रोसेसर है। पीसी की बात करें तो इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सारे के सारे प्रोसेसर होते हैं। प्रोसेसर कई टाइप के होते हैं, मल्टी थ्रेड, ऑक्टा कोर, डुअल कोर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फिजिकली अ CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो CPU होता है उसे हम कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में हम लोग CPU को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे इस तरीके से अरेंज होता है कि हम उस प्रोसेसर को चेंज कर सकते हैं। बट स्मार्टफोन्स में या इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, द ICs कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी की सारी ICs होती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप लोग को पता होगा कि किस मटेरियल से का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेट इज़ ऑब्वियसली सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। जो CPU होता है उसको हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग CPU को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देन CPU क्या करता है, उस डेटा को फेच करता है यानी कि लाता है। उसके बाद क्या करता है, उसे मेमोरी में रखता है कुछ समय के लिए, और फिर उसके ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू मेमोरी, और उस डेटा को मेमोरी में दोबारा से स्टोर करता है। While processing, the CPU stores the data as well as instructions in its local memory called registers. मैंने बताया था कि जब भी हम डेटा देते हैं तो जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को बहुत ही लोकल मेमोरी यानी कि मेमोरी कह लो या कहीं पे भी स्पेस कह लो, उस स्पेस में स्टोर कर देता है बहुत ही कम टाइम के लिए, ताकि जब तक डेटा प्रोसेस हो रहा है तब तक हम इस चीज़ को, इस सिग्नल को संभाल के रखते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ CPU चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। जैसे कि मैंने कहा कि रजिस्टर को आप ऐसे समझ लीजिए, ये असली वाला रजिस्टर समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग के स्कूलों में एडमिशन होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपको मतलब किसी भी बच्चे को एडमिशन कराना है, तो वो गया स्कूल में, उसने कहा कि हमको अपना एडमिशन कराना है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ समय के लिए उसका नाम, पता, जो भी फ़ोन नंबर है उसे एक जगह पर लिख लिया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो हम उसे वापस से बुला सकें। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। जैसे ही हम लोगों ने डेटा को उस कंप्यूटर में दिया, तो कंप्यूटर ने कहा कि ये डेटा हमें हो सकता हो दोबारा ना मिले, तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर कर लेते हैं जब तक हम इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द CPU चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनके साइज़ बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और ये बहुत ही कम नंबर्स में भी होते हैं, मतलब कि इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम नंबर में होते हैं। तो क्वांटिटी की अगर बात करें तो क्वांटिटी भी इनकी बहुत ही कम होती है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट। डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे आजकल जो मेनली काम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, और वो जितनी ज़्यादा होती है हम उतना ज़्यादा इंस्टेंस के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे, सुने होंगे कि जब किसी भी कंप्यूटर में गेम डलवानी होती है या गेम चलानी होती है तो हमें रैम बहुत अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि वो डेटा जब प्रोसेस कर रहा होता है तो उस डेटा को कुछ पार्ट के लिए रैम में स्टोर कर लेता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टोरिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का क्या मतलब है। अब देखिए इसने क्या किया कि जब डेटा को स्टोर कर लिया कुछ समय के लिए, और इसने देखा कि वो जो इंस्ट्रक्शंस थे यानी कि जो ऑर्डर मिले थे कंप्यूटर को वो परफॉर्म हो गए हैं, तो उसने क्या किया, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को शो कर दिया। तो यही बात है यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, और हर तरीके के डिफरेंट रजिस्टर्स ये सारे काम करते हैं। अदर देन द रजिस्टर द CPU हैज़ टू मेन कॉम्पोनेंट्स। रजिस्टर्स के अलावा CPU के पास दो मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट
एंड एक होता है कंट्रोल यूनिट। अब मैं बताता हूँ ये दोनों का मतलब क्या होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। आप सभी आगे जाएंगे तो आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बेसिक हमारा वहीं से क्लियर हो जाता है। तो अब मैं बात बताता हूँ आगे, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक मतलब होता है ऑपरेशंस, यानी कि बेसिकली कैलकुलेशन। अरिथमेटिक अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप लोग वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पर कैलकुलेशंस की बात करी गई, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो सारी चीज़ें हम बोलते हैं अरिथमेटिक। लॉजिकल यूनिट यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन, कि अगर डेटा इस टाइप का है तो डेटा के साथ ये करो, अगर डेटा इस टाइप का है तो डेटा के साथ ये करो, अगर डेटा में कहा गया है कि ए को प्रिंट करना है तो ए को प्रिंट कर दो। तो इस तरीके के लॉजिकल ऑपरेशंस को डेटा करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। दैट नीड टू बी डन एज द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। वो उसी हिसाब से डेटा को ऑपरेट करता है जिस टाइप से हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिला होता है। सीयू कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी कि जो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है उसका बहुत ही मेन रोल होता है। वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ध्यान से सुनिएगा, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उसी सीक्वेंस में ऑर्डर को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमको डेटा मिल रहा है, जैसे जैसे हमको कमांड मिल रहा है, हम उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, और उसी तरीके से डेटा को गाइड करता रहता है। डेटा के जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे गाइड करता रहता है कि अब हमें डेटा के साथ क्या करना है। ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि ALU को भी गाइड करता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ वो अपना काम भी करता रहता है। CPU इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो जो CPU है वो पॉपुलरली, यानी कि हम उसको और ज़्यादा पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो उसको हम ज़्यादातर केसेस में माइक्रो प्रोसेसर ही बोलते हैं। सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सेक्शन 1.5 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस, जो कि बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है। आप सभी को पता होगा कि आखिर इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आज के समय में इनपुट डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप सभी के घर में ब्लूटूथ स्पीकर्स होंगे। मेरा मतलब स्पीकर की बात नहीं है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स मैं बात कर रहा हूँ। ब्लूटूथ ईयरफोन्स, एप्पल एयरपॉड्स आप लोगों ने सुने होंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। उनमें कुछ पार्ट इनपुट है, कुछ पार्ट आउटपुट है। जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ सिग्नल लेता है तो वो इनपुट हुआ, क्योंकि सिग्नल ले रहा है, इनपुट। और जब स्पीकर से वो कोई भी गाना प्ले करता है या कोई भी प्ले करता है तो वो आउटपुट पार्ट हो गया। जैसे अलेक्सा, आप लोगों ने सुना होगा अलेक्सा, ठीक है। तो गूगल जो अलेक्सा है, अमेज़ॉन का अलेक्सा पार्ट है, अलेक्सा है, तो वो क्या करता है, इनपुट आउटपुट दोनों तरीके से वर्क करता है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। ऐसे डिवाइसेस जो कि सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि कंप्यूटर में भेजे जाते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। पहली लाइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखी हुई है, द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। अब आप लोग को अगर कभी भी इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप लोग यही 2 लाइन छाप देना। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट, अभी आप लोग को ये भी लिखना पड़ेगा, these devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system। अब मैं आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ, जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को भेजते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है और हमने यहाँ पर कुछ भी डेटा भेजा, वो डेटा जो होगा वो रॉ फॉर्मेट में होता है। रॉ का मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि बाइनरी फॉर्म में या किसी ऐसी फॉर्म में होगा डेटा जिस फॉर्म को कंप्यूटर को समझने के लिए वो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो रॉ डेटा होता है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो वो क्या करता है, उसे डिजिटल फॉर्म में, ये ऐसे डिवाइसेस यानी कि इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो फॉर्म होता है ये कंप्यूटर ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है, समझ जाता है, और फिर
उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सम एग्जांपल्स। तो बहुत ही बेहतर एग्जांपल है हमारे पास कीबोर्ड माउस स्कैनर, ठीक है, कीबोर्ड माउस स्कैनर टच स्क्रीन एक्सेट्रा। इस टाइप के कई सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। स्पेशली डिजाइंड इनपुट डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि ब्रेल कीबोर्ड्स। ब्रेल कीबोर्ड्स किन के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लाइंड पीपल्स के लिए होता है। ब्रेल कीबोर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि लुइस ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल सिस्टम इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है। इम्पेड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर। बिसाइड्स वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस। अब आज के ज़माने में क्या हो गया, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को मोस्टली वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने सिस्टम को वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आने वाले समय में ऐसा भी कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा सिस्टम निकाल रहा है कि हम लोग अपने कंप्यूटर्स को आइज़ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आइज़ के इंस्ट्रक्शन से। और इलॉन मस्क भैया तो न्यूरालिंक से डेटा को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो वो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, तो अभी हमें उस पर चर्चा नहीं करनी। डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस इज टेम्परली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। अब देखिए मैंने वही बात कही थी, वो यहाँ पर भी आ गई कि जो डेटा जो एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो सारा का सारा डेटा टेम्परली स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में मेन मेमोरी में। उस मेन मेमोरी को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज़ द डेटा एज वेल इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली। फ्यूचर यूज़ के लिए और परमानेंट स्टोरेज के लिए हम उसे रोम में स्टोर करते हैं। इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इस पूरी पार्ट को हम बोलते हैं। और एडिशनल जो स्टोरेज लोकेशन जैसे कि PD CD DVD, ये सारी की सारी क्या चीज़ें होती हैं, सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो भैया आउटपुट डिवाइसेस में हमारा DJ राजेश वाला आ जाता है, DJ, ठीक है, मतलब स्पीकर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर आ जाती हैं। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब देखिए आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि कोई भी डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम से लेता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम से ले रहा है, ठीक है, इनपुट नहीं हो रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम से हम ले रहे हैं डेटा को, और वो डेटा हम लोग को किस फॉर्म में मिलता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है, तो अगर कोई भी डेटा कंप्यूटर क्या होता है हमें जब भेजता है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू भेजता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बहुत ही बेहतर एग्जांपल है मॉनिटर, यानी कि किसी भी स्क्रीन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मॉनिटर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। देन हम प्रोजेक्टर्स की भी बात कर सकते हैं, हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा, इस तरीके के आउटपुट डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन फिगर। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर यहाँ पर दिया हुआ है, और ऐसे कई सारे यहाँ पर डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है, तो दिया हुआ है। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पर और भी चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि अब ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर इज़ यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, यानी कि जो भी ब्लाइंड पर्सन है वो क्या करे, इस ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर कई सारे टेक्सचुअली आउटपुट जनरेटेड बाई कंप्यूटर, तो टेक्सचुअली जो आउटपुट जनरेट होता है कंप्यूटर से उसको रीड कर सकता है, ठीक है, जो विजुअली चैलेंज यानी कि जो ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है। अ प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म। प्रिंटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हार्ड कॉपी चीज़ों को, यानी कि डेटा को निकालने में, उसका मैनिपुलेशन करने में। तो कई सारी चीज़ों को करने के लिए हम प्रिंटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर के 3 टाइप होते हैं, इंकजेट, लेज़र जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। आज के ज़माने में तो हम 3D प्रिंटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। 3D प्रिंटर से हम कई सारी चीज़ों को यहाँ पर डिजिटली ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सारे के सारे प्रिंटर्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए प्रोडक्ट्स के। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आने वाले समय में ये ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी ऑर्गन्स को हम यहाँ पर लिखा हुआ है देयर यूजेस इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में मेडिकल फील्ड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम लोग बॉडी ऑर्गन्स को भी 3D प्रिंट कर सकें और यूज़ कर सकें। तो ये भी ऐसा आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू, गुड बाय, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।